रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद सोए थे, लेकिन पूर्णिमा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति इंद्र निश्चिंत होकर सो रहा था, जबकि पूर्णिमा अंदर ही अंदर घुट रही थी। पूर्णिमा को इंद्र के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। पूर्णिमा की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वो मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर इंद्र की आंख खुली, बिस्तर टटोला तो उसे पूर्णिमा नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया, देखा पूर्णिमा बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर इंद्र ने पूछा, पूर्णिमा तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, पूर्णिमा का स्वर बुझा हुआ था। क्यों? इंद्र ने पूछा। बस यूं ही, पूर्णिमा ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। पूर्णिमा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। इंद्र का इतना कहना भर था कि पूर्णिमा उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। इंद्र, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पूर्णिमा ने अनायास पूछा। पत्नी के सवाल पर इंद्र गंभीर हो गया। वह कुछ सोचकर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। पूर्णिमा हमेशा की तरह इंद्र की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी, और तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई थी। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर जा गिरा। पूर्णिमा ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। वह इंद्र के पास जा पहुंची। वह अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही पूर्णिमा ने फोटो दिखाई, वह अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए इंद्र ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। पूर्णिमा ने चुहलबाजी की। इंद्र मुस्कुराकर बोला, मेरे ही विभाग की है। तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल। एक फॉर्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई, वह बोला। पूर्णिमा इधर कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि भले ही इंद्र उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उससे ना रहा गया तो पूछ बैठी, इंद्र तुम बदल गए हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? वह शक पकाते हुए बोला। तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ, पूर्णिमा ने कहा। ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। उसने सफाई दी तो पूर्णिमा ने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे। इंद्र का ऑफिस से फोन आया। पूर्णिमा, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया, क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना, कहकर पूर्णिमा ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फोन आ गया। इंद्र सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या नाराज है मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था, घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे, मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं जा सकी। अब पूर्णिमा को समझते देर नहीं लगी कि इंद्र शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर पूर्णिमा का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीबी बोल रही हूँ, आज वे अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। पूर्णिमा का इतना कहना भर था कि उसने फोन काट दिया। पूर्णिमा का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इंद्र से कैसे पेश आए। वह सोचने लगी कि इस लड़की से इंद्र का क्या संबंध है। ऐसे ही विचारों में डूबी पूर्णिमा पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। इंद्र के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन बंद कर दिया। इंद्र ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय पूर्णिमा ने उस लड़की का जिक्र किया तो मैं बोला, मैं बात कर लूंगा। शाम को इंद्र घर आया तो आते ही पूर्णिमा से बोला, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? पूर्णिमा के सवाल पर वह असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पूर्णिमा ने कहा। तो अचानक इंद्र को न जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान हो गया। वह पूर्णिमा को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद पूर्णिमा भी सामान हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वह किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, इसलिए वह अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो पूर्णिमा को शीतलता देने की जगह शूल की तरह चुभ रही थी। मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। कभी लगता ये सब झूठ है तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही, कहकर पूर्णिमा उठने लगी। इंद्र चला गया इसलिए?
इस सवाल का पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। इंदर को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। पूर्णिमा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ इंदर की अच्छी नौकरी देखी और कर दी उसकी शादी। काफी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में इंदर की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गौड़ हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद उसके माँ बनने की संभावना क्षीण नजर आती थी। कभी कभी इंद्र खींच जाता तो पूर्णिमा अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे की बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपये डाल देते थे। इधर कुछ महीने से इंदर उखड़ा खुड़ासा रहने लगा था। दोनों में बात कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक पूर्णिमा के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही बेफपक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले, मायके चलो। पूर्णिमा के लिए ये राहत की बात थी, लेकिन उसे इंदर की माँ का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा, सास अकेली रह जाएंगी। इंदर ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूंगा। पूर्णिमा के पापा बोले। तीसरे दिन इंदर आया तो पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, इंद्र निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगी है। अब पति के साथ रहने में कैसी ऊब? कहीं तुम मुझसे ऊब तो नहीं गए? लेकिन इंदर ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। पूर्णिमा बेमन से मायके चली गई। पूर्णिमा मायके जरूर चली गई थी, लेकिन उसका मन इंदर पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वह आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वह क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने इंदर को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही? पूर्णिमा ने उखड़े स्वर में कहा। पूर्णिमा, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, कहकर इंदर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आईं मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। इंदर कहीं अपनी उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा। सोचकर पूर्णिमा की बेचैनी बढ़ गई। पूर्णिमा की माँ की नज़र उस पर पड़ी तो वह बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊँ? पूर्णिमा झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। इंदर से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। पूर्णिमा रुहासू हो गई। माँ ने करीब आकर इसने से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गई। पूर्णिमा को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार इंदर का फोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन पूर्णिमा की सास का फोन आया। पूर्णिमा, कब आ रही हो? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन इंदर ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं आकर क्या करूँगी? पूर्णिमा ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फोन किए, सास बोली। वो तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर पूर्णिमा तिलमिला गई। अब इंदर झूठ भी बोलने लगा था। काफी सोच विचार कर पूर्णिमा ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। इंदर के मन में क्या चल रहा है ये जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। वह अपनी ससुराल चली गई। इंदर ने अचानक आई पूर्णिमा को देखा तो अचकचा गया। बोला, बताया होता तो मैं लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। पूर्णिमा के चेहरे पर व्यंग की रेखाएं खिंच गईं। इंदर ने पूर्णिमा को मनाने की कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वह बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर इंदर दूसरे कामों में लग गया। एक रात इंदर गंभीर था। पूर्णिमा को एहसास हो गया कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। उस वक्त तो पूर्णिमा कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में इंदर के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नजरों से देख लेती थी। पूर्णिमा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। इंदर का इतना कहना भर था कि पूर्णिमा की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। उसने किताब एक तरफ रखी। मेरा शक ठीक निकला। अंजलि नाम है ना उसका? बहुत खूब। पूर्णिमा हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की एक गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को ही हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोली। काफी सोच विचार कर मैंने ये फैसला किया है, इंदर ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे माँ बनने की संभावना क्षीण है। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया। और तुम कैसे पुरुष हो
जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रखकर एक लड़की को जाल में फंसा लिया, वो स्वयं तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बात काफी बढ़ चुकी है। वह पेट से है, बगैर शादी के, वह चौंकी। उसकी इजाजत तुमसे चाहता हूँ, और अगर ना दूं तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन पाती तो ये नौबत ही नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती, तब क्या तुम मुझे ऐसे ही इजाजत दे देते? इंदर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पूर्णिमा की मनोदशा अब एक परकटे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे व्यभिचार करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। इंदर भी ढिठाई पर उतर आया। अगर ना चिल्लाऊं तो बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, इंदर ने कहा। तुम्हारी उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा घिन आती है मुझे उसके नाम से। इंदर ने गुस्से में पूर्णिमा को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। पूर्णिमा के तेवर देखकर इंदर ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो कुछ हुआ उससे पूर्णिमा का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। इंदर ऑफिस चला गया, तब उठी। सास ने पूर्णिमा का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी पूर्णिमा बोली, माँ जी, इंदर दूसरी शादी करना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वह बोली, ये इंदर का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब इंदर के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं? पूर्णिमा ने देखो पूर्णिमा, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टरों ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया, तो वह जो कर रहा है उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? ये तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और ना रही तब। पूर्णिमा ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। इंदर ऑफिस से देर से आया। आने के बाद कपड़े उतारकर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। पूर्णिमा सोच रही थी कि किस हक से इंदर से मनुहार करे, पर मन नहीं माना, तो बोली, खाना लगा दूं? मैं खाकर आया हूँ। सुनते ही पूर्णिमा का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में पूर्णिमा भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता। इंदर के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे अलग निकला। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है। फिर क्या सोचा है तुमने? इंदर का स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो कि मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी, स्वामिनी या फिर नौकरानी? अर्धांगिनी तो अब कोई और कहलाएगी। पूर्णिमा भरे मन से बोली, तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। इंदर का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे होगा? पूर्णिमा के इस अप्रत्याशित सवाल पर वह सकपका गया। जब कुछ नहीं सूझा तो उल्टे उसी पर थोप दिया। पूर्णिमा गुस्से में बोली, अंजलि से प्यार मुझसे राय लेकर किया था। इंदर पूर्णिमा के कथन पर झल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। पूर्णिमा ने यह खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा भाई बहन सभी रोष से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, पूर्णिमा तुम यहीं चली आओ, कोई जरूरत नहीं है उसके पास रहने की। वहां आकर क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी। सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। वही मेरे लिए एक बांझ स्त्री का अभिशप्त जीवन। बहुत होगा, किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी, कैसे मेरा दुख कम हो जाएगा। कहते कहते पूर्णिमा की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, पापा बोले। कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे। इससे अच्छा है कि सौतन के ही खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा, पिता ने कहा। उससे मिलेगा क्या? बेहतर है कि समय का इंतजार करूं। हो सकता है मेरी गोद भी भर जाए। पूर्णिमा ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः इंदर ने अपनी मर्जी से अंजलि के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वह घर में आ गई। ऑफिस से आकर इंदर सबसे पहले पूर्णिमा के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे पूर्णिमा से ऊब होने लगी थी। अंजलि की खुशबू वह पूर्णिमा के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास पहुंच जाता। अंजलि उसी के इंतजार में सज धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्ठी अंजलि जब ओंठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके ओंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार इंदर रात बिताने पूर्णिमा के पास आया। पूर्णिमा को कहीं ना कहीं विश्वास था कि वह माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वह अंजलि के पास चला गया। पूर्णिमा अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। इंदर उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गईं।
एक दिन वह भी आया जब अंजलि माँ बनने वाली थी। इंदर काफी परेशान था। पूर्णिमा से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। ये सुनकर पूर्णिमा का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि आज इंदर अंजलि के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। पूर्णिमा की आंखों में आंसू छलक आए। इंदर की नजर उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलने वाला है, खुशियां मनाओ कि इस घर में एक चिराग जलने वाला है जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वह बोली, वह तुम्हें बड़ी माँ कहेगा। इंदर ने खुश होकर कहा, नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ। पूर्णिमा गुस्से में बोली। इंदर जाने लगा तो कुछ सोचकर पूर्णिमा ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा। इंदर ने नर्सिंग होम का नाम बता दिया तो वो वहां चली गई। अंजलि ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद अंजलि को उसके केबिन में लाया गया। साथ में नर्स भी गोद में बच्चा लाई। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख इंदर का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल इंदर पर गया है, सास पुचकारते हुए बोली। इंदर दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा करवाया। एक तरफ खड़ी पूर्णिमा अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और अंजलि की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी वह अंजलि से मिल रही थी। जो मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था वह अंजलि को मिल रहा था। ये सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था। मौका देखकर वह बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फोन आया। वह फोन पर ही रोने लगी। पूर्णिमा, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ, परेशान मत हो। माँ ने ढांढस बंधाया। क्यों ना रोऊं और क्यों ना हूँ परेशान। अंजलि माँ बन गई। एक मैं हूँ जो बांझ के कलंक के साथ जी रही हूँ। पूर्णिमा का क्षोभ गुस्सा छलक गया। वह सिसकती रही। माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर पूर्णिमा ने फोन काट दिया। वह सुबक रही थी। तभी इंदर का फोन आया। पूर्णिमा, कहाँ हो तुम, सब तुमको पूछ रहे हैं। बच्चा कैसा है। पूर्णिमा स्वर साध कर बोली, एकदम ठीक है। इंदर खुश होकर बोला। कुछ दिन अस्पताल में रहकर अंजलि घर आ गई। इंदर को तो बहाना मिल गया अंजलि के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वह पूर्णिमा की खबर भी लेना भूल गया। ये सब असहाय था पूर्णिमा के लिए। सो एक दिन मन बनाकर इंदर से बोली, इंदर, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहूंगी। क्यों। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है। सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर नहीं होने दिया। परसों मेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ऐसा ही है। बात को तूल न देते हुए वह अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान पैक करती उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थीं। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आज काल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई। बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई थी और न अब। पूर्णिमा को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसने एक संस्थान में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभार इंदर का फोन आ जाता था। उसने उसे खर्च के लिए रुपये देने की पेशकश की, मगर पूर्णिमा ने मना कर दिया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। इंदर अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। इंदर उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वह युवक इंदर से अपनी बात कहता, वैसे वैसे इंदर के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है, इंदर बोला। उसने अदालत के कागजात इंदर को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो, इंदर ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला लें, कहकर उस युवक ने इंदर को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया कि उसे ना हंसते बन रहा था और ना ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वह घर आया। उस समय अंजलि अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। एक गहरे बंधन की अंजलि माँ बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिससे सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है।
वो बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। ये क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? अंजलि के सवालों से वह खिसियाना हो गया। क्या आते ही सवालों की झड़ी लगा दी? खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए तुम्हें जरा भी चिंता नहीं रहती। इंदर के बदले तेवर ने अंजलि को असहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब इंदर के बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय न दूं तो क्या उसे अकेला छोड़ दूं? अंजलि ने भी उसी टोन में जवाब दिया। उस समय तो इंदर ने अपने आप पर नियंत्रण रखा, मगर जब परिस्थिति बदल गई तो फिर मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? इंदर के इस सवाल पर अंजलि अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। पहले तो उसने ना नुकुर किया, मगर जब इंदर ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वह अपने बचाव में बोली, हाँ 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले प्रियांशु से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? इंदर के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर ये मामला पुलिस के सामने गया तो मुझे जेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने किसी के ब्याहता को घर में रखा है। इंदर ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर कर दी। नहीं, तलाक नहीं लिया था, अंजलि बोली। वजह? इंदर ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था, बल्कि उसकी दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड़िया गुड्डों का खेल है, जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ कर ली? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। अंजलि अपने मूल स्वभाव पर आ गई। इंदर सन्न रह गया। जिसने उसे फूल सी कोमल समझ रखा था, वह कांटों सरीखी निकली। क्या बक रही हो? वह चीखा। गलत क्या कहा? आपने पूर्णिमा के साथ जो किया, क्या वह खेल नहीं था? इंदर को अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास उसका ध्यान पूर्णिमा पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने पूर्णिमा का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता था? इंदर, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छिपाया? इंदर ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब प्रियांशु से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह भी थे। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने प्रियांशु का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया, ये सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नौकरी के दौरान वह शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा या तो वह कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर उन्नाव चला गया होगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह उन्नाव का ही रहने वाला था? इंदर के इस सवाल पर भय कुछ परेशान दिखी। उसने बताया था तो मैंने मान लिया। अंजलि से बात करने पर इंदर को लगा कि या तो अंजलि पूरी तरह बेकसूर है या फिर वह खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? इंदर के इस सवाल पर वह विचलित हो गई। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही ना फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन तो इंदर ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि इन दोनों ने अदालत में शादी की है। ये जानकर इंदर और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? इंदर गुस्से में बोला। जहाँ भी था। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी बीवी को अपनी बना लें। वह बोला। तुम चाहते क्या हो? इंदर मूल मुद्दे पर आया। अंजलि मुझे चाहिए। कुछ सोचकर इंदर बोला, वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। ये सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे अपने घर में रख लें। उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो। इंदर ने कहा। ठीक है। इंदर ने अंजलि को इस वार्तालाप से अवगत कराया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगी? अंजलि की त्योरियां चढ़ गईं। बिना तलाक दिए मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहूंगा। इंदर ने साफ कह दिया। आप होश में तो हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? इस बार अंजलि के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक वह जिसे छुई मुई सी समझ रहा था, वह नागिन सी फुफकारने लगी थी। अगर ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवर जाल से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है मेरे लिए। इंदर रुआंसा हो गया।
वह तुम्हें तलाक देगा, क्या इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल। अंजलि के कथन से उसे तसल्ली हुई। इंदर ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। अंजलि तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर इंदर ने प्रियांशु के साथ चाल चली। क्या? वह आश्चर्य से बोला। मैं उस कमीनी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्यों? इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वह शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? इंदर ने पूछा। ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा। ये सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो। बताना ही पड़ेगा। उसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 5 लाख रुपये। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? इंदर ने पूछा। 10 लाख, उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 6 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गया। इस तरह अंजलि उस युवक से आज़ाद हो गई। अब ये इंदर को तय करना था कि अंजलि को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास के लायक है? वह खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अनायास उसका ध्यान पूर्णिमा पर चला गया और वह पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। उधर पूर्णिमा की जिंदगी में शायद दुखों का अंत हो चुका था। उसका एक क्लास फेलो अमन मार्केट में शॉपिंग करते हुए उससे टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे। अमन ने बताया कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी 1 साल के बेटे को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। 1-2 बार पूर्णिमा अमन के घर भी गई थी। उसका बेटा गोपू बहुत ही प्यारा था। घर में अमन की बूढ़ी माँ थी। बच्चे को संभालने में बहुत दिक्कत होती थी। वह अमन पर जोर देती कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन अमन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अभी तक उसे भुला नहीं पाया था। लेकिन वक्त तो बहुत बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी के गम से उबरता गया और पूर्णिमा के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। और एक दिन उसने पूर्णिमा के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। मैं जानता हूँ पूर्णिमा कि तुम शादीशुदा हो और अपने पति से प्यार भी बहुत करती हो, लेकिन मेरी बात को समझो। तुम्हारे पति को ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी। तुम उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मेरे बच्चे को माँ और मुझे जीवन साथी मिल जाएगी और तुम्हारे माँ बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। पूर्णिमा के दिल के किसी कोने में इंदर की यादें अब भी बसी हुई थीं और वे उन्हें चाहकर भी निकाल नहीं पा रही थी। लेकिन इंदर ने उसके साथ जो किया उसे भी वो भूल नहीं सकती थी। उसने सोच लिया था कि इंदर ने जो उसके साथ किया वो भी उसके साथ वही करेगी। उसने अमन को शादी के लिए हाँ कह दी। अमन तो पूर्णिमा की हाँ सुनते ही निहाल हो गया। अगले दिन पूर्णिमा तलाक के पेपर लेकर इंदर के पास पहुंची। पूर्णिमा को अपने सामने अचानक देखकर इंदर खुश हो गया। उसे लगा शायद पूर्णिमा अब लौट आई है, लेकिन तलाक के पेपर देखते ही मानो उस पर आसमान गिर पड़ा हो। ये क्या है पूर्णिमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। जब मेरे सामने मेरी सौतन को लाकर खड़ा कर दिया था, उस समय तुम्हारा ये प्यार कहाँ गया था? मैं रातों को रोती थी, तड़पती थी। मेरी तड़प तुम्हें महसूस नहीं होती थी। उस समय तुम्हारा प्यार कहाँ गया था? रातों की तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी और तुम अंजलि के साथ खुशियों के हिंडोले में झूल रहे थे, तब तुम्हें ये प्यार नजर नहीं आता था। अपनी सिसकियों का गला घोंटकर अंदर ही अंदर खून के आंसू बहाए हैं मैंने। अंजलि की बाहों में सोने के बाद जब तुम मुझे अपनी बाहों में लेते थे तो तुम्हारा शरीर मुझे कांटों की तरह चुभता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर होती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आस थी कि मैं माँ जरूर बनूंगी। लेकिन मेरी किस्मत में शायद तुम्हारे बच्चे की माँ बनना नहीं लिखा था। लेकिन आज जब खुशियाँ खुद चलकर मेरे पास आई हैं तो मैं इन्हें ठोकर नहीं मार सकती। एक प्यारा सा बच्चा, प्यार करने वाला पति, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अमन मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मैंने खुद के लिए प्यार देखा है, तड़प देखी है, जो तुम्हारी आंखों में कभी नहीं देखा। तलाक के पेपर पर साइन करो और मुझे इस बंधन से आज़ाद करो। गुस्से से बोलते बोलते पूर्णिमा का चेहरा लाल हो चुका था। इंदर के पास पूर्णिमा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने मजबूर होकर और कांपते हाथों से तलाक के पेपरों पर साइन कर दिए। इंदर सोच रहा था कि गलती मेरी थी तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैंने पूर्णिमा के विश्वास के टुकड़े किए तो मुझे भी धोखेबाज जीवन साथी ही मिलेगा, और उसी धोखेबाज जीवन साथी के साथ मुझे जीवन गुजारना है, चाहे हंसकर गुजारूं चाहे रोकर। पूर्णिमा बाहर आई, टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई।
खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसने अपने दिल को टटोला। इंदर का कहीं नामो निशान भी नहीं था। उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वह इंदर की यादों से इतनी जल्दी बरी कैसे हो गई। शायद इंदर के दिए हुए धोखे ने पूर्णिमा के दिल से प्यार को मिटा दिया था। बहुत ही सादगी से अमन और पूर्णिमा का विवाह हो गया। शादी के बाद पूर्णिमा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि पति का प्यार क्या होता है। जो प्यार उसे अमन से मिला वह इंदर से कभी मिला ही नहीं था। अमन का बस नहीं चलता था कि वह पूर्णिमा को पलकों पर बिठा ले। अमन के बच्चे गोपू के रूप में पूर्णिमा को भी मां बनने का सौभाग्य मिला था। गोपू को वह अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहती थी। अपनी हथेली का छाला बनाकर रखती थी उसे लगता जैसे गोपू को खुद उसने अपनी ही कोख से जन्म दिया हो। पूर्णिमा की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं और उधर इंदर की जिंदगी में घुप अंधेरा। इंदर पश्चाताप के गहरे सागर में डुबकियां लगा रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। उस पर जान छिड़कने वाली उसकी बीवी पूर्णिमा अब किसी और की अमानत हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपनी राय ज़रूर देना कि पूर्णिमा का फैसला सही था या गलत। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।